हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में एंटीडायरेटिक्स का दो क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दो क्लासिफिकेशन बाकी है। आज हम पढ़ेंगे एंटीडायरेटिक्स हार्मोन इन्हेंसर। तो नाम से ही शायद पता चल गया, एंटीडायरेटिक्स हार्मोन इन्हेंसर, जिसको हम वैसोप्रेसिन इन्हेंसर भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन यूरिन आउटपुट के साथ वाइस वर्सा होता है। वैसोप्रेसिन जब डिक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में एटीएच इन्हेंसर ड्रग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, देखो वैसोप्रेसिन जो है, ये वैसोप्रेसिन डिक्रीज होता है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो ये ड्रग्स वैसोप्रेसिन के अमाउंट को इंक्रीज करता है। जब वैसोप्रेसिन के अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। These are drugs that increase the release or action of ADH। ये ड्रग्स वैसोप्रेसिन को इंक्रीज कराते हैं, वैसोप्रेसिन को रिलीज कराने में इंक्रीज कराता है। तो वैसोप्रेसिन को रिलीज कौन करता है, ये बाद में हम देखेंगे। एक्शन ऑफ एडीएच, और एडीएच के एक्शन को भी इंक्रीज कराते हैं। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वैसोप्रेसिन कौन से ग्लैंड रिलीज करता है और कौन सिंथेसिस करता है। देखो, मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है वैसोप्रेसिन, और अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स ये रिलीज भी होता है। तो सिंथेसिस कहाँ होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस, जो मेन मास्टर ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस में वैसोप्रेसिन सिंथेसिस होता है। सुप्रा एपोटिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद यहाँ से रिलीज होता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है वैसोप्रेसिन की, तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तब एडीएच इन्हेंसर ड्रग का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है वैसोप्रेसिन के अमाउंट को इंक्रीज कराना है। जब एडीएच इन्हेंसर ड्रग्स दिया जाता है, तब क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा वैसोप्रेसिन रिलीज होता है और ब्लड में वैसोप्रेसिन के अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। जब वैसोप्रेसिन के अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाना पड़ेगा। जब किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, तब किडनी एडीएच के अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से किडनी सेंसिटिव हो जाएगा। किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सेंसिटिव हो जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड में। It helping the body retain more water and reduce urine output। ये हेल्प करता है बॉडी में वाटर रुकाने में, मतलब बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है ये ड्रग, एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट, और वैसोप्रेसिन के अमाउंट को इंक्रीज करके यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं। एडीएच इन्हेंसर का दो ड्रग हम यहाँ पर देखेंगे, क्लोरोप्रोपामाइड एंड कार्बामाज़ेपाइन। तो यहाँ पर कार्बामाज़ेपाइन जो है मोस्टली एग्जाम में मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो कार्बामाज़ेपाइन की मैकेनिज्म हम देखेंगे। कार्बामाज़ेपाइन इंक्रीजेस एडीएच रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो कार्बामाज़ेपाइन ड्रग्स जब दिया जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से वैसोप्रेसिन रिलीज ज़्यादा होगा, यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज ज़्यादा होगा। देखो, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस में वैसोप्रेसिन सिंथेसिस होता है। सुप्रा एपोटिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये नेचुरल सिंथेसिस होता है, और सिंथेसिस होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और रिलीज भी होता है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स। जब एडीएच इन्हेंसर ड्रग लाइक क्लोरोप्रोपामाइड और कार्बामाज़ेपाइन दिया जाएगा, तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से वैसोप्रेसिन ड्रग ज़्यादा रिलीज होगा ब्लड में। जब ब्लड में ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तब क्या होगा,
ब्लड में जब ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तब किडनी सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाना पड़ता है, तब वह किडनी सेंसिटिव होता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के एंड पर कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट सेंसिटिव होता है। तो हम जो 2 क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने देखा कि B2 रिसेप्टर में पर ही एक्ट किया था। B2 रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट पर होता है, तो ये B2 रिसेप्टर में जाकर वैसोप्रेसिन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर जो है, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होगा। साइक्लिक एडेनोसाइट मोनोफॉस्फेट ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, इसके थ्रू ही सिग्नलिंग पास होगा। सिग्नलिंग किसको पास होगा? कलेक्टिंग डक्ट में रहने वाले सेल को सिग्नलिंग पास होगा कि B2 रिसेप्टर में वैसोप्रेसिन बाइंड हो चुका है। तब एक पाथवे एक्टिवेट होगा, तुरंत प्रोटीन काइनेस पाथवे एक्टिवेट होगा। जब यह पाथवे एक्टिवेट होगा तब एक्वापोरिन 2 चैनल जो है कलेक्टिंग डक्ट में रहने वाले सेल मेम्ब्रेन में एंट्री करेगा। एक्वापोरिन 2 चैनल ही मेन रोल प्ले करता है। ये एक्वापोरिन 2 चैनल सेल मेम्ब्रेन में एंट्री करेगा, तब वह कलेक्टिंग डक्ट में रहने वाली फ्लूइड यानी कि यूरिन रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और रीअब्जॉर्ब करने के बाद वापस हमारे बॉडी के ब्लड में भेज देता है, यानी कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में भेज देता है। तब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो ऐसे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसोप्रेसिन B2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद साइक्लिक एडेनोसाइट मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होता है। इसके बाद एक पाथवे एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेस से पाथवे एक्टिवेट होने के बाद एक्वापोरिन 2 चैनल एंट्री करता है कलेक्टिंग डक्ट में रहने वाले जो सेल होते हैं, सेल के मेम्ब्रेन पर एक्वापोरिन 2 चैनल रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फ्लूइड रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा। काम करने के बाद मोर वाटर जब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो कार्बामाज़ेपाइन ड्रग्स देने से इंक्रीज ADH रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कार्बामाज़ेपाइन ड्रग्स जब दिया जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से वैसोप्रेसिन रिलीज ज़्यादा होगा। जब वैसोप्रेसिन रिलीज ज़्यादा होगा, यानी कि ब्लड में वैसोप्रेसिन की अमाउंट इंक्रीज हो गया, तब किडनी सेंसिटिव हो जाएगा। इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द किडनी टू ADH एक्ट ऑन B2 रिसेप्टर इन रीनल कलेक्टिंग डक्ट। तब ADH जाके किडनी में रहने वाले जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट के B2 रिसेप्टर पर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद जो पाथवे एक्टिवेट होगा, एक्वापोरिन 2 चैनल एंट्री करेगा। सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, नेचुरल हार्मोन के क्लासिफिकेशन और सिंथेटिक एनालॉग की क्लासिफिकेशन, सेम ऐसा ही है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ADH इन्हेंसर के क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो गया, और बाकी सेम ही है। एक्ट ऑन द B2 रिसेप्टर इन रीनल कलेक्टिंग डक्ट, मोर वाटर रीअब्जॉर्ब। बाद में वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, लेस यूरिन फॉर्म्ड, और यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो थेराप्यूटिक यूजेस और किस किस बीमारी के लिए ADH इन्हेंसर ड्रग यूज़ किया जाता है? डायबिटिक इंसिपिडस, हम एंटी डायबिटिक यूनिट में 4 क्लासिफिकेशन पढ़े, 3 क्लासिफिकेशन हम कवर करने जा रहे हैं, और ये तीनों क्लासिफिकेशन में थेराप्यूटिक यूजेस कॉमन है। डायबिटिस इंसिपिडस एक्सेप्ट लास्ट वन में थेराप्यूटिक यूजेस में डायबिटिक इंसिपिडस नहीं है, क्योंकि देखो एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है मेनली डायबिटिक इंसिपिडस के लिए यूज़ किया जाता है। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, क्योंकि डायबिटिक इंसिपिडस किस लिए होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। जब वैसोप्रेसिन कम होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो ADH इन्हेंसर ड्रग दिया जाता है ताकि वैसोप्रेसिन की अमाउंट इंक्रीज हो और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस को वेट वेटिंग भी कहा जाता है। वेट वेटिंग मतलब नाइट के टाइम वैसोप्रेसिन कम हो जाता है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो मेंटेन करने के लिए वैसोप्रेसिन के अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है। हीमोफीलिया पेशेंट में क्या होता है, थोड़ा सा कट लगने पर ब्लीडिंग होता है, तो
एडीएच इन्हेंसर ड्रग्स दिया जाता है। वेसोप्रेसिन जब रिलीज़ होता है तो फैक्टर 8 रिलीज़ करता है। तो फैक्टर 8 रिलीज़ होने की वजह से ब्लीडिंग टाइम कम हो जाता है। एसोफेगल वेरिकल ब्लीडिंग, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप वेरिकल जो वेजल होते हैं, उस एसोफेगस फूड पाइप में जो वेजल होते हैं, ये वेजल बहुत नाजुक होता है। थोड़ा सा ब्लड के प्रेशर आने पर फटने के चांसेस होते हैं, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है। एसोफेगस के वेजल में प्रेशर मेंटेन रखने के लिए। सेप्टिक शॉक में बीपी डेंजरसली फॉल हो जाता है, तो इनक्रीज कराने के लिए भी दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट, ये ड्रग लेने से नुकसान क्या क्या होता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एक्सेस वाटर रिटेंशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है क्योंकि एक्सेस वाटर बॉडी में रुक जाता है, इसलिए देखो ये ड्रग मिलने किस लिए दिया जाता है, वाटर ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए बॉडी पे। यूरिन आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब होने के लिए दिया जाता है। जब ये ड्रग्स दिया जाता है, इसका नुकसान में क्या होता है, एक्सेस वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कन्वल्शन होता है, नोसिया होता है, हेडेक होता है। नोसिया एब्डोमिनल क्रैम्प भी होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कोरोनरी वेसो स्पाज्म, सडनली कोरोनरी आर्टरी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी का मेन काम क्या है, हार्ट को ब्लड फ्लो करना। जब सडनली कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो हार्ट में ब्लड इतना नहीं फ्लो हो पाता, तो इसके लिए क्या होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी होगा। वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये 4th क्लासिफिकेशन है। वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का मैकेनिज्म जो है नेचुरल हार्मोन की मैकेनिज्म की जैसा ही है। नेचुरल हार्मोन जो है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि V1 रिसेप्टर और V2 रिसेप्टर दोनों पर काम करता है। V2 रिसेप्टर जो है कलेक्टिंग डक्ट पर होता है, और V1 रिसेप्टर जो है ये वेसल पर होता है। वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आर ड्रग दैट स्टिमुलेट्स, it means the activate vasopressin receptor V1 and V2 receptor mimicking the action of natural hormone ADH। vasopressin receptor agonist एक ऐसा ड्रग है जो एक्टिवेट करता है vasopressin receptor V1 एंड V2 रिसेप्टर। इट मीन्स दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और मिमिक करता है हमारे बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन है वेसोप्रेसिन के एक्शन को मिमिक करता है, और इसका मैकेनिज्म जो है नेचुरल हार्मोन की मैकेनिज्म जैसा है। देखो थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, जो नेचुरल हार्मोन की हमने पढ़ा था V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर जो है कलेक्टिंग डक्ट पर होता है, डायग्राम के थ्रू याद दिला देती हूँ। V2 रिसेप्टर जो है कलेक्टिंग डक्ट पर होता है, तो वेसोप्रेसिन जाकर बाइंड होगा V2 रिसेप्टर पर। बाइंड होने के बाद एडेनोसाइट साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू सिग्नलिंग सेंड होगा कलेक्टिंग डक्ट में रहने वाले सेल पर। तब क्या होगा, एक पाथवे एक्टिवेट होगा। पाथवे एक्टिवेट होने के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में सेल होते हैं, सेल के मेम्ब्रेन पर एक कोऑपरेटिव चैनल एंट्री करता है। जब ये चैनल एंट्री करता है, तब कलेक्टिंग डक्ट के जो फ्लूइड है, फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करता है और ब्लड में भेज देता है। तो ये V2 चैनल पर ऐसे काम करता है। और V1 चैनल पर कैसे काम करता है, V1 रिसेप्टर जो है ब्लड वेसल पर होता है। तो ब्लड वेसल के किनारे पर जो मसल होता है, वॉल पर जो मसल होता है, उसको वास्कुलर स्मूथ मसल कहा जाता है। और ब्लड वेसल पर रहने वाले सेल जो होते हैं, सेल के रिसेप्टर पर वेसोप्रेसिन जाके बाइंड होता है। जब बाइंड होता है तब क्या होगा, सेल के पास रहने वाले फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो एंजाइम का काम क्या है, ब्रेक डाउन करने का काम होता है। तब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा। ये एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होता है, तब सेल के अंदर में से कैल्शियम रिलीज होता है। इसमें से कैल्शियम रिलीज होगा। जब कैल्शियम रिलीज होगा, तब वेसल क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल भी दिया था कि एक पतला पाइप और एक मोटा पाइप में से पानी बह रहा हो, तो कौन सी पाइप से ज़्यादा प्रेशर के पानी बहेगा, जो पतला वाला पाइप है उसमें से।
तो जब वेसल पतला हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर V1 जो रिसेप्टर होता है, वेसोप्रेसिन जो V1 रिसेप्टर पर बाइंड होता है, यहाँ पर IP3DAC पाथवे एक्टिवेट होता है। जब V2 रिसेप्टर पर बाइंड होता है वेसोप्रेसिन, तब PKI पाथवे, प्रोटीन काइनेज पाथवे एक्टिवेट होता है। तो इसका थेरापेटिक यूजेस जो है, थेरापेटिक यूजेस एडेमा ड्यू टू हार्ट फेलर। हार्ट फेलर की वजह से जो एडेमिक कंडीशन होता है उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर की कंडीशन पर यूज़ किया जाता है। एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, सडनली लंग्स में पानी आ जाता है, उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन, बीपी राइज कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, बॉडी पे जब कैल्शियम सीवियरली इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। इसके वजह से नुकसान क्या क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी पे। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की लेवल भी बॉडी पे डिक्रीज हो जाता है। हाइपोटेंशन, बीपी डिक्रीज हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर एंटी डायबिटिक्स के रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ भी डाउट आ रहा हो, देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, थैंक यू।